गुड मॉर्निंग। इस तरह का पहला वीडियो है और आज पहले ही वीडियो में शुरुआत करते हैं विदेशियों से, क्योंकि विदेशियों के से इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में भी मैं आपके लिए विदेशी हूं, क्योंकि आज तक आपने केवल मुझे सुना ही होगा। तो पहली बार शुरू कर रहे हैं, मतलब कि बताने चल रहे हैं ऑनलाइन और वो भी कैमरा के सामने, तो थोड़ा समझिएगा। विदेशियों की बात करें तो हमारे दिमाग में एक बात आती है, बहुत पुराना क्वेश्चन बनता है और बहुत अजीब सा बनता है। कभी पेपर में आता है तो कन्फ्यूजन कर देता है कि क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि अक्सर हम इसको पढ़े रहते हैं, समझे नहीं रहते। तो आज समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अगर पेपर में आए तो आप कर भी सको, और कभी कोई पूछे तो आप समझा भी सको कि क्या था आंसर और क्या होना चाहिए आंसर और क्यों होना चाहिए। तो अगर हम बात करें, कभी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बताइए कि भारत पर सबसे पहले विदेशियों ने कहाँ के लोग आक्रमण किए। सबसे पहले जैसे कि भारत में जाते हैं अंग्रेज भी आए, फ्रांसीसी भी आए, यूरोप से बहुत लोग, पुर्तगाल भी आए, डच, डेनिश सब आए। लेकिन उनके पहले अगर जाएंगे पीछे तो मोहम्मद गोरी आया था, आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी आए थे, तो गुलाम वंश वाले आए थे, गजनवी आया था, मोहम्मद बिन कासिम आया था। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि ये सब जो लगातार आ रहे हैं, यहाँ आक्रमण कर रहे हैं, यहाँ जीत रहे हैं, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि पहली बार कौन आया, जब से हम जानने लगे हैं पहली बार कौन आया जो भारत को लूटने के लिए आया था, तो उसी को समझने चल रहे हैं। ध्यान समझेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन कभी भी आएगा, आप गड़बड़ भी नहीं करोगे। दूसरी बात है, कोई भी आपसे पूछना भी चाहे, समझना भी चाहे, तो आप अच्छे से समझा भी सकते हो। तो चलिए शुरू कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं और ध्यान समझिएगा, समझ में आएगा। देखो, ये भारत का मैप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये जो भारत का मैप है, वर्तमान भारत यही है। लेकिन पहले भारत ऐसा नहीं था। पहले भारत यहाँ तक था, ये वाला बॉर्डर देख रहे हो, यहाँ तक, और इधर भी अगर आओगे तो ये इतना बॉर्डर, इधर वाला भी इतना भारत में था पहले। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत था पहले। धीरे धीरे भारत का विभाजन होता गया और ये अलग होते गए। तो वर्तमान भारत के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ते हैं कि भारत में कौन से विदेशी पहले आए। तो ध्यान समझिएगा, भारत है, भारत के बगल में पाकिस्तान है, जानते हो पाकिस्तान है, जानते हो, इसको तो जानते होगे। और इसके बदल में अफगानिस्तान है। कुछ समय पहले यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, आप जानते होगे। अफगानिस्तान में विद्रोह हुआ था, बहुत लोग मरे भी थे। इसकी कहानी बताएंगे बाद में भी, तो अभी समझिएगा। इसके जस्ट पीछे ईरान है। ईरान को अमेरिका ने आतंकवादी देश घोषित किया है, जानते हो क्यों? क्योंकि ईरान हुआ, अफगानिस्तान हुआ ना। अफगानिस्तान में तो अमेरिका बहुत दिन रुका था। आप ओसामा बिन लादेन का नाम सुने होंगे, वर्ल्ड ट्रेड टावर गिराया था अमेरिका का 2000 में, आपको पता होगा। तो वो आतंकवादी था, वो यहीं छुपा था। तो यहाँ पर अमेरिकी सैनिकों ने डेरा डाल रखा था, जब तक उसको मारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम मतलब जाएंगे नहीं। तो यहाँ पर ये लोग रुके थे। तो वो कहानी बाद में बताते हैं। पहले देखिए, ये बगल में ईरान है। ईरान से तेल निकलता है, जबरदस्त तेल निकलता है। और आज अगर ईरान की स्थिति समझें, आज अगर समझें, थोड़ा सा आज के बारे में समझते हैं। आज ईरान और ईरान के अगल बगल कंट्री जितने भी हैं, सब तेल निर्यातक देश है। मतलब तेल जबरदस्त निकलता है उनके यहाँ पर। और अमेरिका से तो ईरान से बनती नहीं है। तो अमेरिका भारत को ये धौंस देता है कि अगर आप ईरान से तेल खरीदोगे तो अमेरिका से आपके रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। और भारत इसलिए मजबूर है, ईरान से खरीद नहीं पा रहा है। व्यापार अमेरिका से उसे करना है, अमेरिका विकसित राष्ट्र है, उससे हमें ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए भारत कुछ जगहों पर मजबूर हो जाता है। हालांकि पूरी तरह से वो नहीं रुका है, लेकिन कुछ अमेरिका का फाउंडेशन भारत मानता है। जब तक आप कमज़ोर रहते हो ना, जो आपके यहाँ ताकतवर रहता है, अगर वो कुछ बोलता है तो आपको मानना पड़ता है। तो सिंपल सी बात में मानना पड़ेगा। तो यहाँ समझते पहले, यहाँ ईरान था। ईरान के पीछे और पीछे जाएंगे तो यहाँ दिख रहा है आपको यूनान था। यूनान से आया था सिकंदर, आप याद होगा। तो अभी सिकंदर बात नहीं करते, अभी हम बात करते हैं ईरान के। ईरान में 558 के आसपास, ये दिख रहे हो, 558 से 530 ईसा पूर्व एक वंश स्थापित होता है। वंश का नाम था हखमनी वंश। क्या नाम था? हखमनी वंश। हखमनी वंश स्थापित हुआ है कहाँ पर? ईरान में। और कब? 558। अब ध्यान समझिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व। अगर गौतम बुद्ध का जन्म देखेंगे 563 ईसा पूर्व। एक चीज़ और समझते हैं यहीं पर, ये जो लिखा है ईसा पूर्व, ईसा पूर्व क्या है? ईसा पूर्व ईस्वी से पहले। देखो, जब इंसान समझदार हुआ, जब हमें पढ़ना लिखना आया, तो हमने सोचा कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये किस समय की बात है। तो हमने कहा कि ये ईस्वी 1 है, ये ईस्वी 2 है, ईस्वी 3 है। ऐसे चलते चलते आज कहाँ पहुँचे हैं? 2023 में पहुँचे हैं। इसका मतलब जहाँ से हम शुरू किए हैं 1 2 लिखना, क्या उसके पहले जीवन नहीं रहा होगा? क्या उसके पहले लोग नहीं रहे होंगे, लेकिन वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो इसलिए वो अपनी चीज़ें नहीं लिखते थे। लेकिन अगर हम लिखना शुरू कर रहे हैं तो उसके पीछे का जो रहा होगा उसको भी तो लिखना पड़ेगा ना।
तो अगर एक आज से शुरू कर रहे हैं तो आज के पहले जो रहा होगा उसको कहाँ रखेंगे? तो आज के पहले जो रहा था हमने उसे रख दिया ईसा पूर्व, मतलब ईस्वी से अगर बोला जाए कि एक ईसा पूर्व मतलब ईस्वी से 1 साल पहले, मतलब अगर बोला जाए 500 ईसा पूर्व, तो मतलब जहाँ से हमने ईस्वी शुरू किया है ना उनसे 500 साल पीछे चले जाएं। तो जैसे आज 2022 चल रहा है तो 2022 साल पहले वापस आएंगे, जीरो पर आएंगे, उसके बाद जीरो से 500 साल और पीछे जाएंगे। जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते तब की बात कर रहे हैं, मतलब जब से ईस्वी शुरू हुई माना जाता है बस कि जब से ईस्वी शुरू हुई उससे पीछे जाएंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 500 ईस्वी शुरू होने से 563 साल पहले गौतम बुद्ध जन्म लिए थे। और ये हकमनी वंश कब स्थापित हो रहा है? देखो ईरान में, ईरान को पहले पर्सिया भी कहते थे, ध्यान रखना। ईरान को किस नाम जानते थे पहले? पर्सिया, अभी ईरान कहते हैं। तो पर्सिया में या फिर ईरान में हकमनी वंश कब स्थापित हो रहा है? 558 में। मतलब गौतम बुद्ध 563 में जन्म लिए हैं, 562 आएगा, 561 आएगा, 560 आएगा, 559 आएगा, 558 आएगा, ऐसे ऐसे घटते घटते एक दिन जीरो आएगा, जीरो से फिर 1 2 3 शुरू हो जाएगा। तो मतलब गौतम बुद्ध के जन्म के 4 साल बाद 5 साल बाद ये 558 में हकमनी वंश की स्थापना होती है। कहाँ पर? ईरान में। मतलब गौतम बुद्ध जब पैदा हो चुके थे भारत में, उसके 5 साल बाद हकमनी वंश ईरान में स्थापित हो चुका था। स्थापित किसने किया था ये भी आपके दिमाग में बात आता होगी। तो ये पहले इसको देख लीजिएगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको काम देगा ये। तो ये जो हकमनी वंश स्थापित होता है इसको स्थापित करता है कौन? साइरस। साइरस का एक नाम और मिलता है कुरुस। साइरस या कुरुस ने हकमनी वंश की स्थापना की थी। कहाँ पर? ईरान में की थी, ठीक है। और ये जो है भारत पर आक्रमण किया। और जानते हो इसने, अब देखो ये ईरान है, ईरान के बगल में अफगानिस्तान है, यहाँ पर आपको तक्षशिला मिलेगा, तक्षशिला, और इसके बगल में ये मिलेगा गांधार। गांधार आपको पाकिस्तान में क्षेत्र है गांधार। तो माना जाता है कि हकमनी वंश का जो संस्थापक कुरुस था या फिर साइरस था, इसने गांधार तक कब्जा किया था। हेरोडोटस, आप इतिहासकार हैं, हेरोडोटस का नाम सुनोगे, इतिहासकार हैं, वो बताते हैं कि ये साइरस जो है गांधार तक कब्जा किया था। लेकिन गांधार के और थोड़ा अंदर आएंगे तो यहाँ मिलेगा सिंध प्रांत, पाकिस्तान में है सिंध प्रांत। आप जब सिंध सभ्यता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, सिंध नदी के किनारे वाला क्षेत्र सिंध प्रांत बोला जाता है। तो यहाँ पर माना जाता है कि हकमनी वंश का जो संस्थापक था साइरस, उसका बेटा जो था उसका नाम था डेरियस। डेरियस का एक नाम और मिलता है दारा प्रथम, ठीक है, एक नाम और मिलता है दारवायु, ठीक है, कई नाम इसके मिलते हैं। तो इसको डेरियस के नाम जानते हैं, दारा प्रथम। ये साइरस के बाद राजा बनता है और माना जाता है ये कि ये सिंध प्रांत तक कब्जा कर लिया था, यहाँ तक आ गया था। सोचो ये ईरान में जो हकमनी वंश स्थापित हुआ है ये कहाँ तक आ गया है? ये पाकिस्तान के ये सिंध प्रांत, मतलब भारत के बॉर्डर। उस समय भारत में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों शामिल थे। इसका मतलब क्या है कि ये हकमनी वंश वाले भारत तक, पूरा भारत यहाँ तक कब्जा कर लिए थे उस समय। कब तक? ये 530 तक के आसपास। उसके बाद जब डेरियस राजा बनता है तो इसने अपने क्षेत्र को जब यहाँ तक फैलाया तो उस समय भारत में छोटे छोटे महाजनपद थे। महाजनपद आप पढ़े होंगे, तो छोटे छोटे महाजनपद थे, बड़ा कोई राजा नहीं था। इसलिए ये लोग, इन लोगों के अंदर डर नहीं था, ये सोचते थे कि भारत को पूरा जीत लेंगे, इसीलिए ये अंदर घुसते चले आए। अब क्या हुआ कि डेरियस के बाद जर्सिस राजा बनता है। जर्सिस देख रहे हो, लिखिए ना, जर्सिस। जर्सिस राजा बनता है और इसने क्या, पहली बार किसी ने अपने सेना में, किसी विदेशी ने अपने सेना में भारतीयों को शामिल किया था, तो वो था कौन था? जर्सिस था। तो जर्सिस ने पहली बार भारतीयों को अपने सेना में शामिल करता है। अब जब भारतीय उनके सेना में शामिल हो गए तो वो भारतीयों को, अब जैसे यहाँ के जो लोग रहते हैं वो यहाँ अच्छे से लड़ लेंगे, जो यहाँ से आएगा उसको यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है ना, तो यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ पर जलवायु कैसा है, यहाँ का सैनिक अच्छे समझता है। इसीलिए जर्सिस ने यहाँ के लोगों को शामिल किया और यहाँ पर कब्जा बनाना शुरू किया। जर्सिस के बाद जो आता है उसका नाम था अर्थ जर्सिस। इसने, इसी के समय में, इसी के दरबार में रहता था टीसीएस, इतिहासकार है, नाम सुने होंगे, अगर आप लूसेंट भी पढ़ते होगे तो उसमें लिखा होगा टीसीएस। तो इसी के दरबार में टीसीएस रहता था। और इसके पीछे जाएंगे, मतलब कि अब इस वंश में कई राजा होते गए जो क्रम से अपने राज्य को चलाते गए, लेकिन ये दोनों राजा बहुत महत्वपूर्ण थे। इन्होंने बढ़ चढ़ के शासन किया और बहुत बड़ा अपना क्षेत्र फैलाया, यहाँ तक फैलाया। उसके बाद के राजा कमज़ोर थे, अपने को उतना नहीं संभाले, लेकिन ये है कि ये क्षेत्र यहाँ तक लाकर रख लिए, मतलब भारत तक, यहाँ तक आ गए थे। इसी वंश का जो अंतिम शासक था, किस वंश का? हकमनी वंश का। ये जो हकमनी वंश का अंतिम शासक था उसका नाम था दारा तृतीय। इसको याद रखिएगा, दारा तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। और कब समय की बात है? 331 ईसा पूर्व की बात है। अब यहाँ से थोड़ा समझिएगा, 331 ईसा पूर्व की बात है। इस समय यहाँ पर कौन था? दारा तृतीय राज कर रहा था। ये पूरा क्षेत्र हकमनी वंश के कब्जे में था, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये क्षेत्र हकमनी वंश के कब्जे में था।
अब क्या हुआ कि दारा तृतीय जब यहाँ इसके पीछे कौन है, यूनान है। यूनान से एक आदमी चलता है विश्व विजेता बनने के लिए कि मैं पूरे विश्व को जीतूंगा। पूरे विश्व को जीतने के उद्देश्य से एक आदमी चलता है, उसका नाम था सिकंदर। अलेक्जेंडर सुने होंगे नाम, अलेक्जेंडर या फिर सिकंदर। सिकंदर जब यहाँ से चलता है विश्व विजेता बनने के उपलक्ष्य से, मतलब सोच के, तो वो समय था 331 के आसपास वो पहुँचता है। 331 ईसा पूर्व के आसपास वो पहुँचता कहाँ है, ईरान में पहुँचता है। जब ईरान में पहुँचता है तो ईरान में इस समय हकमनी वंश है, और हकमनी वंश यहाँ से लेकर यहाँ तक शासन कर रहा है। अगर इस वंश को यहाँ ख़त्म कर दिया जाए तो ये शासन यहाँ से यहाँ तक आराम से हो जाएगा। मतलब जो भी इसको मारेगा वो यहाँ तक अपने आप राजा बन जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई ईरान के इस पर्सिया के इस राजा को, हकमनी वंश के इस शासक को, दारा तृतीय को यहाँ ख़त्म कर दे तो इसका मतलब ये वह आदमी यहाँ ईरान से यहाँ भारत के बॉर्डर तक अपने आप राजा बन जाएगा। सिंपल सी बात है। सिकंदर ये जानता था, वो विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से ही भारत आ रहा था। उसके दिमाग में था अगर हकमनी वंश समाप्त किया जाए तो यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, बड़ी आराम से पहुँच सकते हैं। आप सांप सीढ़ी खेले होगे, सांप सीढ़ी जब आप खेले होगे तो आपको पता होता है कि सीढ़ी लगी रहती है। अगर आप 5 नंबर पे पहुंच जाओ तो 5 नंबर से सीढ़ी डायरेक्ट 50 नंबर तक लगी रहती है। अगर 5 नंबर की सीढ़ी पकड़ो तो 50 पे आराम से पहुंच जाओगे, बार बार मतलब 6-7 पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब डायरेक्ट पहुंचाने का सीढ़ी लगा होता है सांप सीढ़ी वाले खेल में, लेकिन उसमें खतरा भी रहता है। अगर सांप काटा तो फिर 0 पे आ जाओगे। तो यही चीज़ यहाँ भी था। यहाँ तक अगर इसको ख़त्म कर दें तो यहाँ से यहाँ तक अपने आप राज्य मिल जाएगा। सिकंदर ये जानता था, उसने इसी वंश पे अटैक किया, और इस वंश पे जब अटैक किया ना तो इसको यहीं से ख़त्म कर दिया। और ख़त्म किया तो वो क्या किया, ईरान को जीता। कब, 331 ईसा पूर्व में। जब वो 331 ईसा पूर्व में ईरान को जीता तो सिंपल सी बात है, वो आएगा कहाँ तक, भारत तक आएगा। तो यहाँ तक वो पहुँच गया, उसका राज्य यहाँ तक पहुँच गया। तो मतलब क्या है कि अब आपके दिमाग में आता होगा भारत पे पहली बार आक्रमण किसने किया, तो हकमनी वंश के शासकों ने किया। कहाँ के थे, ईरान के थे। और अब आपके दिमाग में आता होगा अच्छा अब दोबारा आक्रमण कौन कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, उसने उस वंश को जो खत्म किया होगा वही दोबारा आक्रमण करने आएगा। तो अब देखो कॉन्सेप्ट आप जोड़ पाओगे ना, कभी भी पेपर में आए आपके दिमाग में तो ये आएगा ना, हकमनी वंश था। हकमनी वंश ने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया, लेकिन उस वंश को खत्म किया सिकंदर ने। तो इसका मतलब दोबारा दूसरा कौन आने वाला है, दूसरा सिकंदर आने वाला है। तो अब हम किसको पढ़ेंगे, सिकंदर को पढ़ेंगे। लेकिन सिकंदर को पढ़ने से पहले जब यहाँ पर ईरानियों ने इतने दिन शासन किया है तो कुछ तो उनका प्रभाव यहाँ पड़ा होगा, कुछ तो किए होंगे। क्या किए हैं ये तो हमें पता होना चाहिए ना। चलिए ये पता करते हैं कि ये सिकंदर जब यहाँ पर आ रहा था, उसके पहले जब हकमनी वंश यहाँ राज कर रहा था तो क्या किए ये लोग, तो उसका भारत पे प्रभाव क्या पड़ा। तो पहले कुछ चीज़ें और जानते हैं। ये हम जानते हैं कि ये जो डेरियस की जानकारी मिलती है हमें, डेरियस हमने बताया ना, डेरियस यहाँ सिंध प्रांत तक जीता था। कौन था, साइरस का बेटा था। साइरस का क्या नाम था, कुरुस था। ध्यान रखना, साइरस कब था, 558 ईसा पूर्व से 530 ईसा पूर्व तक। 530 से 510 के आसपास तक साइरस रहा। उसके बाद 531 तक वापस तक आते आते ये वंश खत्म होता है। अभी बता रहे हैं आपको, तो ध्यान से समझिएगा। साइरस का बेटा था डेरियस। तो साइरस की जब मौत होती है, डेरियस राजा बनता है। तो डेरियस के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ईरान से कुछ अभिलेख मिले हैं, उनके बारे में से जानकारी। डेरियस की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो ईरानी अभिलेख से मिलते हैं। एक तो अभिलेख का नाम है तख्ते बही अभिलेख। ये अभिलेखों के नाम याद रखिएगा, अगर कभी आपको पीसीएस का एग्जाम देना हो तो वहाँ इनसे क्वेश्चन आता है। तख्ते बही अभिलेख से डेरियस के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक अभिलेख है नक्शे रुस्तम अभिलेख। नक्शे रुस्तम अभिलेख से भी डेरियस के बारे में जानकारी मिलती है। एक अभिलेख और है पारसी पोलिस अभिलेख। पारसी पोलिस अभिलेख से भी डेरियस के बारे में जानकारी मिलती है कि यह कुरुस का या फिर साइरस का बेटा था, जो भारत पर आक्रमण करता है और यहाँ पर अपने राज्य को स्थापित करता है। ठीक है, तो ये लोग यहाँ तक आए थे। अब सुनिए, जब ये यहाँ पर आया और यहाँ पर राज किया तो इतने दिन जब ये रहे, और देखो 500, यहाँ देखो आप ये लिखे ना 558 ईसा पूर्व से अगर 531 ईसा पूर्व तक यहाँ पर ईरानियों ने शासन किया है इस क्षेत्र में, तो इसका मतलब क्या है कि लगभग 200 साल से भी ज़्यादा ये लोग यहाँ शासन किए। अगर 200 साल कोई कहीं रहेगा तो उस क्षेत्र में उसके कुछ प्रभाव तो दिखेंगे ना, उसका कुछ काम तो दिखेगा, क्या किया है उस क्षेत्र में हमें पता तो चलेगा ना। तो ये जब ईरानियों ने इतने दिन यहाँ शासन किया तो उससे क्या प्रभाव पड़ा भारतीयों में, तो कुछ चीज़ें पता चली हैं। जैसे आप एक चीज़ समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, वो ये है कि भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। तो भारत का नाम हिंदुस्तान इसलिए पड़ा क्योंकि ईरानियों ने भारत का नाम हिंदुस्तान रखा है। अब कैसे रखा है ये समझिएगा।
जो ईरानी होते हैं वो स को ह पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स को ह पढ़ते हैं। स को ह पढ़ने का मतलब जानते हो? आप अगर थोड़ा सा भूगोल पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि यहाँ से एक नदी गई है, ये ऐसे सिंधु नदी, याद होगा सिंधु नदी। अब सिंधु नदी को वो क्या पढ़ेंगे? स है, स को वो ह पढ़ते हैं तो क्या बोलेंगे? हिंदू। तो ये लोग ईरान से इधर व्यापार भी करने बहुत सारे लोग आते थे। ये तो लड़ाई करने आया था, वो लोग व्यापार भी करने आते थे। तो जो लोग आते थे उनसे जब पूछते थे भाई कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से घूम के आ रहे हो, तो वो स को ह बोलते थे तो क्या बोलते थे? हिंद। और स्थान को क्या बोलते थे? स्थान। स्थान था को त बोलते थे। तो स को ह बोलते थे, था को त बोलते थे, तो बोलते थे कि हिंद के स्थान से आ रहे हैं, हिंद के स्थान से आ रहे हैं। तो हिंद के स्थान ऐसे बार बार बोलते बोलते एक ही समय में, बहुत लंबे समय में हिंद के स्थान को बदल कर क्या बना दिया गया? हिंदुस्तान। ठीक है। तो पूछा जाए कि भारत का नाम हिंदुस्तान किसने रखा, तो ईरानियों ने रखा, क्योंकि वो स को ह बोलते थे। हिंद के स्थान, सिंध के स्थान से उनको बोलना था, सिंध के स्थान से आ रहे हैं, क्योंकि सिंध नदी के किनारे से जाते थे तो उन्हें सिंध के स्थान को बोलना था, लेकिन हिंद के स्थान बोलते थे। तो हिंद के स्थान बोलते बोलते क्या हो गया? हिंदुस्तान से आ रहे हैं। तो किसने रखा? ईरानियों ने रखा। तो एक चीज़ तो ये याद रखिएगा कि भारत का नाम हिंदुस्तान किसने रखा, तो ईरानियों ने रखा। दूसरा चीज़ कि ईरानियों के समय में, अब अगर अशोक पढ़े होंगे, थोड़ा सा अगर जो लोग पुराने स्टूडेंट होंगे तो इतिहास के बारे में जानते होंगे। अशोक को अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा अशोक ने भारत में अभिलेख जारी करवाए थे। शिलालेख, स्तंभ लेख, अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख जारी कराए। क्वेश्चन अगर आए भारत में अभिलेख जारी करने वाला पहला शासक कौन था, तो पहला शासक कौन था, तो सिंपल सी बात है, आपका आंसर होगा अशोक। लेकिन ये अशोक ने जो अभिलेख लिखना शुरू किया, किस राजा से मतलब प्रेरणा ली, मतलब कहाँ के लोगों से प्रेरणा लेकर यहाँ अभिलेख लिखवाना शुरू किया? कहाँ के लोग पहले अभिलेख लिखते थे? ध्यान रखना, वो ईरानी ही लिखते थे। अशोक के अभिलेख जो हैं वो ईरानियों के नकल माने जाते हैं। अशोक के अभिलेख ईरानियों के नकल माने जाते हैं। और अशोक ने जो खरोष्टी और आर्मेयिक लिपि में आप पढ़ते होंगे ना, किस लिपि में इनके अभिलेख हैं? खरोष्टी, आर्मेयिक लिपि में। तो ये ईरानियों के समय में ही इन लिपियों का विकास हुआ था, खरोष्टी और आर्मेयिक लिपि, और उन्हीं का उपयोग अशोक ने अफगानिस्तान के क्षेत्र में जो उनका अभिलेख मिला है वहाँ पर खरोष्टी और आर्मेयिक लिपि में ही उसमें सारी बातें लिखी गई हैं। ठीक है। तो पहली बात, अशोक के अभिलेख उन्हीं के नकल माने जाते हैं, और उनके समय जो लिपियों का विकास हुआ उसी से उन लिपियों में लिखा गया है, खरोष्टी और आर्मेयिक लिपि। तो ये ईरानियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अगर इनको आप दिमाग में बैठाए रहेंगे तो आपके दिमाग में ईरानियों से कभी भी कोई क्वेश्चन है, देखो दो नाम पेपर में खूब आते हैं। एक तो आता है ये हकमनी वंश का साइरस, और दूसरा डेरियस। और डेरियस साइरस में भी डेरियस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन है कि आपके भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था, तो वो है हकमनी वंश। हकमनी वंश का संस्थापक कौन था, तो ये थे साइरस, जिसको कुरुस भी बोलते हैं। और उसका बेटा कौन था? डेरियस, या फिर दारा प्रथम। और अंतिम शासक कौन था जिसे सिकंदर ने मारा, तो वो था दारा तृतीय। दारा तृतीय की 331 ईसा पूर्व में हत्या करके, आपको पता होगा 322-23 तक सिकंदर आ गया था। 326 के आसपास सिकंदर यहाँ तक एंटर कर चुका था, और उसके बाद वो भारत में आक्रमण करता है। ठीक है। तो उसके बारे में फिर किसी दिन पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मतलब कि अगर ये मरा है, मतलब कि हकमनी वंश खत्म हुआ है, तो सिंपल सी बात है, सिकंदर का नंबर है वही आने वाला है। अगर वो आएगा तब वो आक्रमण करेगा। दूसरी बात जान लीजिएगा, सिकंदर की 3 पत्नियाँ थी। सिकंदर फिलिप का बेटा था, और इसकी जो सबसे प्रिय पत्नी थी उसका नाम था रुखसाना। उसको लेकर भी आया था ये। और जब वो आया था तो उस समय यहाँ तक्षशिला एक विश्वविद्यालय था। थोड़ा समझ लीजिए कि जब सिकंदर के बारे में बनाएंगे वीडियो तो उसके बारे में खूब अच्छे से समझाएंगे। थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, ये जो तक्षशिला है पाकिस्तान में, यहाँ एक विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। वहाँ पर जो प्रोफेसर थे, मतलब जो कि वहाँ के टीचर थे, अध्यापक थे, मेन अध्यापक, उनका नाम था चाणक्य थे। और सिकंदर जब आ रहा था, चाणक्य उससे बहुत चिंतित थे, क्योंकि सिकंदर ने इस वंश को समाप्त किया, हकमनी वंश को, तो इसका मतलब भारत को भी तहस नहस कर डालेगा, इसलिए उसको रोकना तो जरूरी था। तो इसलिए वो चाणक्य चाहते थे कि इसको रोका जाए, तो लेकिन रोके कैसे? तक्षशिला में उस समय जो शासक था वो था राजा आम्भी। तक्षशिला में पढ़ा भी था, और चाणक्य उसके बारे में जानते थे कि वो अच्छा आदमी नहीं है, वो सिकंदर को सपोर्ट कर लेगा, भारत को लुटवा देगा, इसलिए उससे सहायता मांगना बेकार था। तो राजा आम्भी थे उस समय तक्षशिला में, और पंजाब वाला, ये वाला क्षेत्र पंजाब वाला क्षेत्र था। और यहाँ जो क्षेत्र में जो राजा थे उनका नाम था पोरस। पोरस का नाम सुने होंगे आप, राजा पोरस थे। पोरस एक बहादुर थे, लेकिन बहादुर राजा थे। लेकिन क्या हुआ कि पोरस बहुत छोटे राजा थे। वो इतनी बड़ी सेना के, सिकंदर की इतनी बड़ी सेना को नहीं हरा पाते, इतना चाणक्य जानते थे। लेकिन वो चाहते थे कि इसको रोका जाए, इसलिए चाणक्य किसी बड़े राजा को
चाहते थे कि वो लड़े सिकंदर से और वो जीते। तो उस समय ये आप यूपी देख रहे हो ना, ये देखो इधर से आओगे, ये उत्तर प्रदेश है। अगर अपने परिप्रेक्ष्य में पता करना चाहो तो जौनपुर यहाँ मिलेगा आपको, ये जौनपुर है। और ये आपको मिलेगा सोनभद्र, ये मिर्ज़ापुर। तो यहाँ हम लोग हैं, जो लोग जौनपुर में हैं वो यहाँ है। लखनऊ आपको यहाँ मिल जाएगा। तो जौनपुर यहाँ है और ये सिकंदर इधर से आ रहा था और ये रहा पाकिस्तान का बॉर्डर, मतलब काफ़ी दूर है। लेकिन ये जौनपुर से भी आगे निकलोगे ना तो यहाँ मगध मिलेगा। यहाँ मगध में एक शासक था, उसका नाम था घनानंद। नंद वंश का शासक था घनानंद। घनानंद उस समय सबसे बड़ा राजा था, इधर के क्षेत्रों का सबसे बड़ा राजा था। अगर उससे सहायता मांगी जाती, उससे बोला जाता सिकंदर को रोकने के लिए, शायद वो सिकंदर को रोक देता। तो इसीलिए चाणक्य चलते हैं और आते हैं इसके पास, घनानंद के पास। लेकिन घनानंद एक अय्याश किस्म का राजा था। दिन रात ऑर्केस्ट्रा में मस्त रहता। ऑर्केस्ट्रा से मतलब 2-4 डांसर सामने रख देता था, वो डांस करती थी लड़कियाँ और अप्सराएं, और वो क्या करता था, दारू पीता रहता था, बियर पीता रहता था, मस्ती करता रहता था, मज़ा लेता रहता था। तो जब चाणक्य आए तो चाणक्य ने वो सब रुकवा दिया। तो हम इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, जब हम सिकंदर के बारे में बात करेंगे। आज हमने केवल एक वंश के बारे में बात किया था, वो था हकमनी वंश। कहाँ का था? ईरान का था। इसको याद रखिएगा। यहाँ से अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो आप पूरा बायोडाटा समझा सकते हो, क्या कौन कौन आया था। इसमें 2-3 को याद रखना, एक इसको, एक जो अंतिम वाला था जिसको मारकर सिकंदर ने पूरे इस वंश को समाप्त किया और यहाँ तक कब्जा कर लिया। ठीक है। और जो यहाँ पर हमने बातें बताई उनको भी याद रखिएगा। यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई, किताब में बहुत थोड़ा सा दिया रहता है। अगर आप इतना याद रखें तो आप पीसीएस तक कभी काम कर सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। आपका रिस्पांस ही बताएगा कि नेक्स्ट वीडियो कैसे बनाया जाए। ठीक है। और कोई क्वालिटी में कमी लगे तो वो भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।